नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। उपचुनाव को लेकर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गंगोह विधानसभा सीट के उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जी हां, लगातार तीसरे दिन तीसरे प्रत्याशी को इस बार उतारा है। दरअसल उपचुनाव में चौधरी इंद्रसेन समाजवादी पार्टी के नए प्रत्याशी के रूप में गंगोह विधानसभा सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषित किया है। जी हां, हम आपको बता दें कि लंबी बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है कि गंगोह विधानसभा के अब जिस तरीके से सपा बसपा अलग हुई, इसको लेकर समीकरण बिठाया गया और चौधरी इंद्रसेन को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। इसी के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए जीडीपी को लेकर बड़ी बात कही। हम आपको बता दें कि कल रिपोर्ट आई थी जिसमें 5.8% से घटकर पिछले 7 सालों में सबसे कम आ गई है और 5% पर पहुंच गई है। इसको लेकर जबरदस्त विपक्षियों के द्वारा निशाना मोदी सरकार पर साधा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नौकरियां नष्ट हो रही हैं, निवेश नष्ट हो रहे हैं, शेयर बाजार भ्रष्ट हो रहे हैं, किसान नष्ट, तरक्की नष्ट, खुशहाली नष्ट, सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट, तभी जीडीपी सबसे नीचे जा रही है। हम आपको बता दें कि इसके पहले समाजवादी पार्टी ने 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी घोषित कर दिया था। तीसरे नाम का ऐलान किया है जो कि गंगोह विधानसभा सीट से प्रत्याशी चौधरी इंद्रसेन को बनाया गया है। जी हाँ, इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि निकल के आ रही है। ओवैसी ने एनआरसी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रवासियों के मिथक का भंडाफोड़ होना चाहिए और क्या 40 लाख, अभी तक 40 लाख शरणार्थी बोल रहे थे, अब 19 लाख कहाँ से आ गया, आखिर 21 लाख कहाँ गए। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के प्रमुख हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि आज असम में जो हुआ है उसे बीजेपी को सबक सीखना चाहिए और मुसलमानों के संदर्भ में पूरे देश में एनआरसी की प्रक्रिया पर रोक लगनी चाहिए। इसमें असम में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के तथाकथित मिथक का भंडाफोड़ हुआ है। ओवैसी ने कहा कि मुझे इस बात की आशंका है कि नागरिक संशोधन विधेयक के माध्यम से भाजपा एक बिल ला सकती है जिसमें वो सभी गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने की कोशिश कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इसमें फिर से समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। जी हाँ, यानी ओवैसी का साफ साफ निशाना है कि अगर असम में अगर कोई घुसपैठिया रह रहा है तो चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, उनको बाहर करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ डबल स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है और यहाँ पर वो केवल और केवल मुसलमानों को यहाँ पर पूरी तरीके से बाइकआउट कर रहे हैं और गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने की फिराक में है भारतीय जनता पार्टी। तो ओवैसी ने जबरदस्त निशाना मोदी पर साधा है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि एनआरसी ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें 19 लाख से अधिक लोगों के नाम शामिल हैं। एनआरसी में शामिल होने के लिए कुल लगभग 33 लाख लोगों ने आवेदन किया था। एनआरसी के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला का कहना है कि लगभग 31 लाख लोगों के अंतिम सूची में शामिल करने के लिए योग्य पाया गया था। हजेला ने बताया कि जो लोग परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं वो विदेशी ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। अपील दायर करने की समय सीमा 60 से 120 दिन तक बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि 20वीं सदी की शुरुआत से ही बांग्लादेश से अवैध घुसपैठियों की समस्या से जूझ रहा असम अकेला राज्य है जहां पहली बार 1991 में राष्ट्रीय नागरिकता पंजी तैयार किया गया था। अब वहां बड़ी भारी संख्या में अवैध घुसपैठिए आ गए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी केवल 19 लाख ऐसे लोगों को चुना है जो कि घुसपैठिए हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से जो कि निकल के आ रही है कांग्रेस पार्टी से, जहां पर उत्तर प्रदेश को जल्द मिलने वाला है एक नया कांग्रेस अध्यक्ष और प्रियंका गांधी लगातार बैठक कर रही हैं। जी दरअसल हम आपको बता दें कि यूपी में अब लगातार कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का जिस तरीके से ऐलान किया और अब प्रियंका गांधी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी प्रियंका गांधी अभी से जुट गई हैं और यही कारण है कि अब वो शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली में यूपी कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बैठक की। संगठन के लिहाज से ये बैठक अहम माना जा रहा है कि इस बैठक में विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के चयन पर निर्णय हो सकता है। वहीं यूपी कांग्रेस कमेटी नया अध्यक्ष भी मिल सकता है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि लंबे समय से कांग्रेस पार्टी यूपी में हाशिए में चल रही है। इसमें विधानसभा चुनाव में तो और हाशिए पे चले जाती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन इस बार के होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है और उनका मानना है कि अब कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष भी हम जल्द ही देने वाले हैं। तो इसको लेकर प्रियंका गांधी ने बैठक की है। हालांकि देखने की बात होती है कि कौन से नए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किसको कमान सौंपता है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से जो कि निकल के आ रही है केरला, जहां पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केरल को
बाढ़ के लिए कोई पैकेज नहीं मिला। जी हाँ, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर हैं। बाढ़ से बेहाल केरल के वायनाड से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर भेदभाव का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट करके कहा कि मोदी जी, गुरुवापुर में आपकी यात्रा के बाद केरला में बाढ़ आई, जिसके बाद कई लोगों की मौत हो गई है। केरल अभी भी राहत पैकेज का इंतजार कर रहा है, जैसे अन्य बाढ़ प्रभावित राज्यों को दिया गया है। ये पूरी तरीके से गलत है। राहुल गांधी ने ये संदेश प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा है। पीएमओ को इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लिखा था। उन्होंने कहा कि केरल व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए विशेष है। गौरतलब है कि राहुल गांधी 4 दिन की यात्रा पर अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में हैं। वायनाड केरल के बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में से एक है। वायनाड रवाना होने से पहले राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार के 3 मंत्रियों को पत्र लिखकर केरल के लिए केंद्रीय मदद की मांग की थी। वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, हर्षवर्धन और नितिन गडकरी को पत्र लिखकर केरल में बाढ़ पुनर्वास कार्यों के लिए मदद मांगी थी, लेकिन फिलहाल कोई मदद नहीं मिली। इसको लेकर राहुल गांधी ने चिंता जताई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जो कि निकल के आ रही है बिहार से। शराबबंदी के बाद अब पान मसाला की बिक्री पर लग गया बैन। जी हां, बिहार की नीतीश सरकार ने एक बार और बड़ा फैसला लिया है और अब शराबबंदी के बाद पान मसाला को लेकर भी पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। जी हाँ, बिहार में पान मसाला के उत्पादक, बिक्री, भंडारण और वितरण पर तत्काल प्रभाव से 1 साल की रोक लगा दी गई है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार के खाद्य संरक्षण आयुक्त ने जन स्वास्थ्य के हित में विभिन्न ब्रांड के पान मसाला बिक्री पर रोक लगा दी है। दरअसल पिछले कुछ वक्त से राज्य सरकार को इस बात की शिकायत मिली थी कि बिहार में जो पान मसाला बिक रहा है उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा पाई गई है। इस साल जून और अगस्त के बीच खाद्य संरक्षण विभाग ने 20 ब्रांड के पान मसालों को नमूनों की जांच करने के बाद फेल बताया था और कहा था ये पूरी तरीके से जानलेवा है। नीतीश सरकार ने इन सब चीज़ों को गंभीरता से लिया और पान मसाले को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया। प्रतिबंधित ब्रांडों में रजनीगंधा, राजनिवास, सुप्रीम पान पराग, बहार, बाहुबली, राजश्री, रौनक, सिग्नेचर, पैसन, कमला पसंद, मधु पान मसाला पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। बैन की सूचना राज्य के सभी डीएम, एसपी, कमिश्नर, सिविल सर्जनों को दे दिया गया है और कड़ाई से इसको पूरी तरीके से लागू करने को भी कहा गया है। तो कहीं ना कहीं हम इसे एक अच्छा इनिशिएटिव कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से एकाएक पूरी तरीके से रोक लगाना, ये भी कहीं ना कहीं बिहार जैसे राज्यों में जहां पे 70% लोग पान मसाला का प्रयोग करते हों, वहां एकाएक लगाना फिलहाल देखने की बात होती है कि कितना सफल होता है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जहां पर मोदी सरकार ने किया है बड़ा ऐलान और कई बैंकों का आपस में विलय करवा दिया है। जी हाँ, अब 27 की जगह सिर्फ 12 सरकारी बैंक होंगे। जी हाँ, सुस्त होती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए 23 अगस्त को ही घोषणाओं के बाद शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सहकारी बैंकों के मेगा कंसोलिडेशन प्लान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंक को मर्ज करके 4 बड़े बैंक बनाए जाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का आपस में विलय किया जाएगा, जिससे देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक तैयार होगा और जिनका बिजनेस लगभग 18 लाख करोड़ होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का विलय किया जाएगा, जिसमें चौथा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बनेगा और इसके अलावा कारोबार लगभग 15 लाख करोड़ रुपए होगा। इसके अलावा यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक तथा कॉरपोरेशन बैंक का विलय किया जाएगा, जिसमें देश का 5वां सबसे बड़ा सरकारी बैंक बनेगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक का विलय किया जाएगा, जिसमें 7वां सबसे बड़ा सरकारी बैंक बनेगा, जिसका कारोबार लगभग 8 लाख करोड़ रुपए होगा। जी हाँ, दरअसल हम आपको बता दें कि 10 बैंकों को मिलाकर पहला जो होगा पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये तीनों बैंक मिलाकर एक बैंक बनेंगे, जो कि दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा 18 लाख करोड़ रुपए। और दूसरा जो बैंक बनेगा उसमें केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक मिलाकर चौथा सबसे बड़ा बैंक बनेगा, लगभग 15 लाख करोड़ रुपए। और यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, ये भी तीसरा बैंक बनेगा और इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये चौथा बैंक बनेगा। तो इसको लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और माना जा रहा है कि केंद्र सरकार आने वाली मंदी को पूरी तरीके से निपटने का ये मास्टर प्लान बनाया है। फिलहाल देखने की बात होती है कि कितना सफल हो पाता है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से, जहां जो कि निकल के आ रही है प्रधानमंत्री कार्यालय से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव निपेंद्र मिश्रा छोड़ना चाहते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव निपेंद्र मिश्र अपने दायित्वों को स्वयं को मुक्त किए जाने की इच्छा जताई। फिलहाल आज की बड़ी खबर में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।